Discuss about Coriolis force. This is one of the most important force which acts because of the rotation of the earth. So today's topic in the climatology, we are going to discuss Coriolis force. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. क्यों है आज हम देखेंगे. ठीक है, तो आप ध्यान से सुनिए. Coriolis force क्या चीज होती है, इसका क्या महत्व है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे पहले ये बात पता होनी चाहिए कि जो कोरियोलिस फोर्स है ये एक सूडो फोर्स है. सूडो का मतलब क्या होता है, विच इज नॉट रियल. इट इज अ सूडो फोर्स. इट इज अ सूडो फोर्स. सूडो फोर्स मतलब विच इज नॉट actually acting but we are assuming it is acting, which is not real. फिर दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये जानने वाली है कि ये जो पढ़ रहे हैं कोरियोलिस फोर्स, ये जो कोरियोलिस फोर्स है इट इज एक्टिंग बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ. इट इज एक्टिंग बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ. रोटेशन ऑफ द अर्थ. इसके वजह से हमारा जो ये है, हमारी जो एक्सिस है 23.5 पर 23.5 इंक्लाइंड है जो हमारा अर्थ, ये जो रोटेट करता है, ये जो हमारा अर्थ रोटेट करता है लाइक दिस. सो इसके वजह से हम लोग एक मानते हैं कि कोरियोलिस फोर्स एक्ट करता है. ठीक है, अब आगे चलते हैं कि और क्या कहानी है इस कोरियोलिस फोर्स की. सबसे पहली बात ये आती है कि जो हमारा अर्थ सरफेस है, क्या अर्थ सरफेस पे सारी चीजें हैं उन सब के ऊपर कोरियोलिस फोर्स लगता है. दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्या सबके ऊपर कोरियोलिस फोर्स लगता है? नो, ऐसा नहीं है. कोरियोलिस फोर्स सिर्फ उन्हीं चीजों पे लगता है विच इज नॉट इन द कॉन्टैक्ट ऑफ द अर्थ सरफेस. जैसे हम लोग हैं, आई एम स्टैंडिंग ऑन द अर्थ, आई एम टचिंग द अर्थ, सो क्या मुझ पे कोरियोलिस फोर्स लगेगा? नहीं. कोरियोलिस फोर्स सिर्फ उन्हीं ऑब्जेक्ट्स पे एक्ट करता है विच इज नॉट इन कॉन्टैक्ट विद द सरफेस. सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. नोट कर लो. क्या आई एम रिप्रेजेंटिंग कोरियोलिस फोर्स एज C dot F. सो शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ कोरियोलिस फोर्स डज नॉट act on the objects which touches the earth surface. जो अर्थ सरफेस को टच करता है उसके ऊपर कोरियोलिस फोर्स नहीं लगेगा. तो क्या एरोप्लेन पे कोरियोलिस फोर्स लगता है? क्या बर्ड्स पे कोरियोलिस फोर्स लगता है? बर्ड्स पे लगेगा और एरोप्लेन भी लगेगा क्योंकि वो हवा में उड़ रहा है. जब हवा में एरोप्लेन उड़ेगा तो कोरियोलिस फोर्स एरोप्लेन में भी उड़ेगा. कभी भी एक्ट नहीं करता जब भी वो अर्थ सरफेस पे होता है. अच्छा, अब ये हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि होता क्या है, अभी हम लोग पढ़ेंगे विंड सिस्टम. क्या पढ़ेंगे हम लोग? विंड सिस्टम. तो उसके अंदर क्या पढ़ेंगे हम लोग? डायरेक्शन ऑफ विंड्स. हम लोग क्या पढ़ेंगे? डायरेक्शन ऑफ विंड्स. तो वो जो डायरेक्शन ऑफ विंड्स है, जैसे कि हमको पता है कि एवरी टाइम जो डायरेक्शन होता है विंड का वो हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होता है. क्या होता है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर होता है. तो विंड को हमेशा क्या जाना चाहिए? ऐसे जाना चाहिए. पर हम देखेंगे कि हमेशा विंड क्या हो जाती है? इंक्लाइन हो जाती है. विंड क्या हो जाती है? हमेशा इंक्लाइन हो जाती है. तो वो विंड का इंक्लाइन होने का रीजन क्या है? कोरियोलिस फोर्स. अच्छा, विंड का जो रीजन है, रेनफॉल जो स्लाइड करती है वो भी कोरियोलिस फोर्स है क्या? रेनफॉल. हाँ, मतलब बेसिकली अभी तो लाइक हाँ ठीक है, कोरियोलिस फोर्स सब पे एक्ट करेगा कि जब वो हवा में है तो उस पर भी एक्ट करेगा. बिल्कुल सही है. पर वो रीजन डिफरेंट है क्योंकि रेनफॉल पे क्या हो रहा है, बेसिकली हवा एक्ट कर रही है. तो हवा उसका डायरेक्शन चेंज करती है. तो हवा पर क्या होता है, अभी हम देखेंगे हवा को जाना ऐसे चाहिए पर वो जा कैसे रही है? ऐसे. रियली में कैसे जाना चाहिए था उसको? लाइक दिस. बट जाती है ऐसे, बट गोज लाइक दिस. समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? सो ये आपको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट. ओके. अब कोरियोलिस फोर्स के कि कोरियोलिस फोर्स कहाँ पे एक्ट करता है, जीरो कहाँ पर होता है, मैक्सिमम कहाँ पर होता है और मिनिमम कहाँ पर होता है. अच्छा, एक चीज और समझनी पड़ेगी कि जो कोरियोलिस फोर्स है, कोरियोलिस फोर्स का जो डायरेक्शन होता है, अगर हम बात करें डायरेक्शन ऑफ कोरियोलिस फोर्स, तो आपको हमेशा याद रखना है इट इज, साथ लिखते भी जाओ, इट इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ विंड.
जो कि विंड का डायरेक्शन होगा। जैसे कि अगर हम एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल हम लोग अगर बात करते हैं, देखो सबसे पहले तो मैं अगर डिवाइड करूँ पूरे अर्थ को, अगर मैं डिवाइड करूँ तो ये हमारा इक्वेटर होता है, दिस इज माय इक्वेटर एंड दिस इज माय नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड दिस इज माय सदर्न हेमिस्फीयर। ये बात सबको पता है। अब आपको एक बात जो लर्निंग पॉइंट है वो क्या है, व्हाट इज द लर्निंग पॉइंट, कि जो करियोलिस फोर्स है, करियोलिस फोर्स एक्ट्स इन राइट डायरेक्शन। करियोलिस फोर्स राइट डायरेक्शन में एक्ट करता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, इन परपेंडिकुलर टू विंड डायरेक्शन। विंड का जो डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलरली राइट साइड में एक्ट करेगा। कैसे करेगा, आई विल टेल यू। एंड करियोलिस फोर्स एक्ट इन लेफ्ट डायरेक्शन इन सदर्न हेमिस्फीयर इन परपेंडिकुलर टू विंड डायरेक्शन। So the word right is important. In other hemisphere, left is. This is your southern hemisphere. SH का मतलब क्या होता है? Southern hemisphere. Okay. ठीक है। तो मैं क्या बात कर रहा था कि जो डायरेक्शन है करियोलिस फोर्स का, डायरेक्शन जो है करियोलिस फोर्स का वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। कैसे, अब हम समझते हैं। मान लो कि विंड ऐसे जा रही है, विंड ऐसे जा रही है, ये विंड का डायरेक्शन है। शॉर एक बार यहाँ देखो, ये मान लो विंड एक ऐसे जा रही है, ठीक है। तो करियोलिस फोर्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द विंड होगा, और राइट होगा इसके खुद के रिस्पेक्ट में, मेरे रिस्पेक्ट में नहीं होगा, इसके खुद के रिस्पेक्ट में होगा। अब क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो राइट साइड होगा, तो करियोलिस फोर्स को कहाँ लगना पड़ेगा, ये मेरा करियोलिस फोर्स। करियोलिस फोर्स इसको राइट में धक्का मारेगा, ये जा ऊपर रहा है, विंड कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है, पर करियोलिस फोर्स उसको राइट में धक्का मार रही है। करियोलिस फोर्स उसको क्या कर रही है, राइट में धक्का मार रही है। इसके वजह से क्या होगा, जो फाइनली विंड का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, कुछ इस तरीके से ना वो ऊपर जाएगी ना यहाँ जाएगी, इनके कहीं बीच में जाएगी, इसलिए वो क्या होती है, इंक्लाइंड हो जाती है। दिस इज द फिजिक्स लॉ। 11th में हमने पढ़ा था, इतना जाने की जरूरत नहीं है डीप में, इतना समझ लो। जान वो निकली तो इस डायरेक्शन में थी, निकली जैसे ही करियोलिस फोर्स एक्ट करना चालू कर दिया, तो जैसे ही करियोलिस फोर्स एक्ट करता है, ना वो यहाँ जाती है ना यहाँ जाती है, दोनों के बीच वाले एरिया में नहीं कर सकती। सो दिस इज द एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ द विंड। ना विंड गई ऐसी थी पर चली ऐसी, क्यों, बिकॉज ऑफ द करियोलिस फोर्स। सो दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ करियोलिस फोर्स। सो ये राइट डायरेक्शन होता है। अगर मैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एक और डायरेक्शन की बात करूं, देखो ध्यान से सुनना सब लोग, यहाँ पे अच्छे से इसको जूम करूंगा, तो ये नीचे चला गया, मान लो डायरेक्शन, विंड ऐसे जा रही है, विंड ऐसे जा रही है। अब मुझे शॉर्ट में बताओ, करियोलिस फोर्स यहाँ ऐड करेगा या यहाँ ऐड करेगा, उसके राइट साइड में, यहाँ पे, तो उधर की साइड, हाँ यहाँ पे, ठीक है। सो नाउ माय वन स्टूडेंट इज सेइंग कि करियोलिस फोर्स को यहाँ ऐड करना चाहिए, बट द आंसर इज रॉन्ग। आंसर इज रॉन्ग, क्योंकि मेरा राइट है, मेरा राइट होगा नहीं, तो उसके तरफ से राइट होगा, उसके तरफ से अगर तुम राइट देखोगे तो ऐसे जाएगा। समझ में आ रहा है? तो जैसे वो मिरर वाला रूल होता है, तो ये हो गया मेरा करियोलिस फोर्स। तो इसका मतलब ये डायरेक्शन ऑफ विंड क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ विंड क्या होगी, ये। तब आपको समझ में आ गया। इसी तरीके से अगर मैं सदर्न में बात करूं, इफ आई टॉक इन सदर्न, लाइक इफ कोई विंड नीचे जा रही है, कोई विंड नीचे जा रही है, तो शौर्य मुझे बता सकती हो तुम कि फाइनली कहाँ पे डायरेक्शन आएगा इसका, इधर की साइड, क्योंकि ये सदर्न हेमिस्फीयर है, तो इसका लेफ्ट कौन सा होगा, इसका लेफ्ट उधर हुआ, इस पे तुम खड़े हो जाओ, नीचे देखोगे तो लेफ्ट ये होगा, हाँ इधर की साइड। सो करियोलिस फोर्स ये हो गया यहाँ पर, ये इसका लेफ्ट हो गया, ये इसका लेफ्ट, आई टोल्ड यू लेफ्ट में ऐड करेगा, तो विंड कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी, तो इसमें ऐसे जाएगी जब भी वो नीचे की तरफ होगा। अभी हम ट्रेड विंड्स, प्लैनेटरी विंड्स की बात करेंगे, तब सारे जोन्स डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट आई एम जस्ट डिस्कसिंग फ्यू केसेस, ठीक है। तो ये नीचे जाएगा तो इट विल गो लाइक दिस। अगेन वी कैन कंसीडर, अगर ये विंड ऊपर जा रही होती सदर्न हेमिस्फीयर में, तो शौर्य बताओ कहाँ पे ऐड करता, अगर ये विंड सदर्न में ऊपर जा रही है, हाँ। सदर्न हेमिस्फीयर में ऊपर जा रही है, तो लेफ्ट इधर लेफ्ट ये हो गया, तो मेरी फाइनली विंड कहाँ जाएगी, ऐसे जाएगी, ठीक है। तो तुम लोग उसको ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, यू कैन ड्रॉ लाइक दिस। अगर थोड़ा कंपैरिजन करना है तो उसको ऐसा कर सकते हो, यहाँ पे ऊपर ही बना दो, यहाँ अगर ऊपर है
तो यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स कहाँ पे एक्ट करेगा? लेफ्ट में, सदर्न हेमिस्फीयर में देखो विंड ऐसे निकल जाएगी, ठीक है। और अगर ये नीचे जा रही है, इफ इट इज गोइंग नीचे, तो लेफ्ट इसका क्या होगा? यहाँ ये कहाँ जाएगी? ये विंड डायरेक्शन है, ये कोरियोलिस फोर्स। आई थिंक यू आर क्लियर। ये विंड डायरेक्शन था मेरा, ये मेरा कोरियोलिस फोर्स। आर यू क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट? Yes. तो इसको नोट करो। इस फोर्स का जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो रीजन है, हमारा जो पूरा अर्थ है, इट इज डिवाइडेड इनटू वेरियस लैटिट्यूड्स। लाइक 0 डिग्री लैटिट्यूड इज इक्वेटर, 23.5 इज ट्रॉपिक ऑफ Yes. कैंसर। फिर हम लोग जाएंगे ऊपर और पोल्स पे 90 डिग्री पे पोल्स हो जाता है, ठीक है। सो अब हम लोग एक चीज देखते हैं, उसको आप ध्यान से समझो कि कैलकुलेशन कैसे करनी है कोरियोलिस फोर्स। सो हाउ टू कैलकुलेट कोरियोलिस फोर्स। सो अगर हम कोरियोलिस फोर्स का मैग्नीट्यूड की बात करें, मैग्नीट्यूड इज वैल्यू, मैग्नीट्यूड ऑफ कोरियोलिस फोर्स। अगर हम इसकी बात करें तो क्या होगा? देखो, कोरियोलिस फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है mvr sin थीटा। क्या होता है? mvr sin थीटा। इसको समझते हैं क्या है? ये मेरा अर्थ है, ये मेरा अर्थ है, ठीक है। जो कोरियोलिस फोर्स होता है, अच्छा एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, देखो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो कोरियोलिस फोर्स होता है उसका डायरेक्शन हमेशा क्या होता है? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है उसका हमेशा। तुम भी किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक्ट करेगा तो वो हॉरिजॉन्टल एक्ट करेगा, कभी भी वर्टिकल एक्ट नहीं करेगा। कोरियोलिस फोर्स ऑलवेज एक्ट्स हॉरिजॉन्टली। मेक अ नोट ऑफ इट। कोरियोलिस फोर्स ऑलवेज एक्ट्स हॉरिजॉन्टली। This is very important. Okay? Coriolis force always acts horizontally. So mvr sin theta जो है, mvr sin theta जो है, basically it is between the radius। एक बार शॉर्ट ध्यान दो, ये तुम्हारा रेडियस है और यहाँ इस पॉइंट पे जो होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो क्या करता है? हॉरिजॉन्टल एक्ट करता है। एट पोल्स जो थीटा होता है वो कितना हो जाता है? 90 डिग्री बनता है। देख रहा है ये पीछे? हाँ. ये जो इस पे थीटा है, थीटा इज एंगल बिटवीन r एंड कोरियोलिस फोर्स। sin थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कितने पर होती है? 90 डिग्री पे होती है। sin 90 इज 1, sin 0 इज 0, ठीक है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल है कोरियोलिस फोर्स, इस पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल एक्ट कर रहा है, पूरा हॉरिजॉन्टल है, यहाँ कोई वर्टिकल नहीं है। पोल्स पर, ये पोल का पॉइंट है तुम्हारा, और ये इक्वेटर का पॉइंट है। सेंटर जो है ना, सेंटर इक्वेटर पे होता है। तो ये जो 90 डिग्री है, इस पे जो कोरियोलिस फोर्स एक्ट करता है वो पूरा हॉरिजॉन्टल एक्ट करता है। तो ये सेंटर से 90 डिग्री बना रहा है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि जो पोल्स है, एट पोल्स थीटा इज 90 डिग्री, सो देयरफॉर कोरियोलिस फोर्स इज मैक्सिमम, because Coriolis force acts horizontally only। सिर्फ हॉरिजॉन्टली ही कोरियोलिस फोर्स एक्ट कर रहा है, इसलिए एट पोल्स पे वो क्या है? मैक्सिमम। एट पोल्स इट इज मैक्सिमम। अब अगर हम नीचे आते हैं, ध्यान से देखना शौक, अब अगर हम नीचे आते हैं किसी एक पॉइंट पर यहाँ पर, तो कोरियोलिस जो नेट फोर्स होता है वो कुछ इस तरीके से एक्ट करेगा। तो इसका कुछ कंपोनेंट यहाँ जाएगा, कुछ कंपोनेंट यहाँ जाएगा। तो मतलब देखो, जैसे मैंने तुमको 10 न्यूटन का फोर्स दिया, तुम यहाँ खड़ी हो गई, तो 10 न्यूटन पूरा यहाँ पे एक्ट कर रहा है। अब तुम इस पॉइंट पर आई तो 10 न्यूटन में से 5 न्यूटन यहाँ चला गया, 5 न्यूटन यहाँ चला गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना। और तुम्हें तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल, ऐसा क्यों? ये थोड़ा 11th की फिजिक्स है कि ये फाइनल फोर्स है, ये डिसॉल्व हो जाता है। क्या होता है? डिसॉल्व। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट में ये डिसॉल्व हो जाता है। जब भी कोई चीज इंक्लाइंड एक्ट करती है ना, तो उसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में तोड़ देते हैं। तो वर्टिकल इफेक्ट भी दिखाती है और हॉरिजॉन्टल इफेक्ट भी दिखाती है। मेरा समझ? कोई भी चीज इंक्लाइंड होगी ना, जैसे मैं अगर तुमको समझाऊं, मान लो एक फुटबॉल बढ़ी, तुम यहाँ से भाग कर आ रही हो, तुमने उसको किक किया, ये फुटबॉल बढ़ी, सामने से या पीछे से भी कोई आ रहा था, किसी ने इसको किक किया, अब तुम दोनों ने आगे किक किया इसको, तो ये बॉल ना तो यहाँ जाएगी ये ना जाएगी, ये चली जाएगी यहाँ। क्यों? समझ रहे हो? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तुम्हारा था, वर्टिकल कंपोनेंट तुम्हारे दोस्त का था,
तुम दोनों एक ही टाइम पे आके भिड़े, इस बॉल को लात मारी, तो बॉल कहाँ चली गई, यहाँ चली गई। क्यों? क्योंकि ये वाला किसमें टूटा हुआ है, इस बॉल में। तो ये बात आपको बस इतनी सी ध्यान रख लो, क्योंकि हो सकता है काफी स्टूडेंट्स साइंस बैकग्राउंड के ना हो, जो है वो समझ जाएंगे। कोई भी इंक्लाइंड फोर्स होता है वो क्या होता है, दो हिस्सों में टूटता है, हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। और मैंने यहाँ पे साफ साफ लिखा है कॉर्योलिस फोर्स एक्स टेंजेंटल। तो यहाँ पे जब टूट गया, यहाँ तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल ही था, वो 10 का 10 हॉरिजॉन्टल चला गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 10 का 10 नहीं गया, यहाँ पे क्या चला गया, मान लो 6 चला गया और यहाँ 4 चला गया, और ये टोटल 10 था। यहाँ 10 था तो यहाँ भी 10 था, तो कम हो गया नहीं हो गया इस पॉइंट से। और ऐसे ही करते करते अगर तुम इस पॉइंट पे आ जाओगी तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट गायब हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा। तो पूरा का पूरा 10 कौन ले जाएगा, वर्टिकल, तो हॉरिजॉन्टल तो 0 हो गया। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं एट इक्वेटर्स अगर हम बात करें, एट इक्वेटर हम बात करें तो वहां पे थीटा कितना होता है, 0। तो वैसे भी इसके अंदर तुम फॉर्मूले में डालोगे तो क्या होगा, mvr sin 0, sin 0 कितना होता है, 0। कोरियोलिस फोर्स कितना आ गया, 0। सो एट इक्वेटर द कोरियोलिस फोर्स इज 0। और जैसे जैसे हम इक्वेटर को छोड़ के पोल्स के पास जाते हैं, हमारा कोरियोलिस फोर्स बढ़ता 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 मैक्सिमम हो जाता है। तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कोरियोलिस फोर्स इज मैक्सिमम एट दी पोल्स, ट्रू और फॉल्स, ट्रू। क्यों? बिकॉज कोरियोलिस फोर्स टोटली हॉरिजॉन्टल है। एट अदर पॉइंट्स कोरियोलिस फोर्स है पर वो कम है। क्यों? क्योंकि कुछ कुछ कंपोनेंट वर्टिकल भी चला गया। पर इक्वेटर में क्या हुआ, एट द इक्वेटर द फोर्स बिकम्स वर्टिकल। अब वर्टिकल फोर्स तो कोरियोलिस होता ही नहीं है, वही फोर्स है। ये फोर्स का नेचर सेम है, ये फोर्स सेम है। फोर्स अगर हॉरिजॉन्टल होगा तो ही कोरियोलिस बोलेंगे उसको। ये सेम फोर्स जब वर्टिकल हो गया तो हमने कहा कोरियोलिस फोर्स 0 हो गया। तभी तो मैंने यहाँ लिखा है कोरियोलिस फोर्स ऑलवेज एक्ट्स हॉरिजॉन्टल। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, इंपॉर्टेंट मार्क करवाया कि जो कोरियोलिस फोर्स होता है वो क्या होता है, हॉरिजॉन्टली होता है। ये सेम फोर्स ही है, इस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, वो फोर्स जो कि रिक्वायर्ड है किसी सर्कुलर मोशन में। अर्थ क्या कर रही है, सर्कुलर मोशन कर रही है, नहीं कर रही है, रोटेशन नहीं कर रही है। अर्थ क्या कर रही है, सर्कुलर मोशन कर रही है। तो अगर अर्थ सर्कुलर मोशन कर रही है तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगा। उसी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हमने क्या बोला है, कोरियोलिस फोर्स बोला है। कोरियोलिस फोर्स क्या है, अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा इसका, तो ये सारे पॉइंट्स पे क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और वर्टिकल भी है। पर एट इक्वेटर क्या हुआ, 0 हो गया। sin थीटा भी 0 हो गया। मैथमेटिकली भी तुम प्रूव कर सकते हो 0 हो गया। और तुम यहां लिख सकते हो बिकॉज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स becomes total vertical। और यहां पे तुम क्या लिख सकते हो, बिकॉज यहां क्या लिख सकते हो, बिकॉज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स becomes totally horizontal। ये है फंडा। ये फंडा सबको समझ नहीं आता, ध्यान रखना, उसको थोड़ा सा पास में ले, उसको ये चीज को अच्छे से कवर करो। दिस शुड बी क्लियरली विजिबल। So I think you are clear with the concept of Coriolis force. It is maximum at poles. It is maximum at poles. It is maximum at poles, and it is 0. At equator. It is 0. क्या कह रही हो? At equator it is 0. So this concept is super important concept. You should pay high attention on this concept. इसके बाद ही आप समझ पाओगे कि जो विंड सिस्टम है किस तरीके से ब्लो ऑफ करती है, कैसे ब्लो करती है। So thank you so much for listening this video, and I hope you are clear with the concept of Coriolis force. And please do share and subscribe this channel to get more videos on climatology. And we are going to discuss more on the climatology in next few lectures. And please let us know, did you like this video, the concepts, आपको सब कुछ समझ में आया या नहीं आया। So आपका कमेंट हमको मोटिवेट करेगा to make more videos, so it is very helpful. Thank you so much.